नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलेवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत लेट दफ्तर आने वाले सरकारी अधिकारियों को सबक सिखाने वाली खबर के साथ। एमपी के भोपाल में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां लेट लतीफी पर सांसद रोडमल नागर ने अधिकारियों को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो सरकारी कार्यक्रमों में लेट जाना भूल जाएंगे। दरअसल राजगढ़ में जल अर्पण कार्यक्रम में दिल्ली से आ रहे अधिकारी करीब 1.5 घंटे लेट पहुंचे। फिर क्या था, सांसद रोडमल नागर ने ऐसे अफसरों को सबक सिखाने का नायाब तरीका ढूंढा। जैसे ही अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे, सांसद रोडमल ऐसे लेट लतीफ अफसरों के पैर छूने लगे। लेकिन सांसद रोडमल यही नहीं रुके, जहां वो अफसर दिखाई दिए उनके पैर छूने लगे। वहीं सांसद ने अधिकारियों को सरकारी कार्यक्रम में देरी से पहुंचने को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि केवल इवेंट करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम होना चाहिए। और भारत के दो बड़े भगौड़े कारोबारी विजय माल्या और ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों एक साथ लंदन में मजे से रह रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। देश के करोड़ों रुपए लेकर भागे ये दोनों भगौड़े ललित मोदी और विजय माल्या लंदन में खुलकर मौज काट रहे हैं और पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का है। इस वायरल वीडियो में ललित मोदी खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कह रहा है। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया है। कैप्शन तो आग में घी डालने वाला लिखा है। चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए, जलन से अपना दिल चीर लो। वीडियो में ललित मोदी की गर्लफ्रेंड रीमा बौरी भी दिखाई दे रही है। और हुमायूं कबीर पार्टी के गठन के साथ ही विवादों में घिर गई है। उन्होंने बालीगंज विधानसभा सीट से निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाया था और घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। इस पर निशा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार घोषित किया गया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 23 दिसंबर को उम्मीदवार ये कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। इस फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते उनका टिकट काटा गया है। তো সেকুলার পার্টিটা হলো কোথায়? আমি একটা হিন্দু মেয়ে, আমাকে দাঁড় করালো 24 ঘন্টার মধ্যে আবার তাকে আপও ডাউনও করে দিল। তো সেটা কিভাবে সেকুলার পার্টি হতে পারে? धर्म की बात आते ही हुमायूं कबीर ने निशा के इन्फ्लुएंसर होने पर सवाल खड़े कर दिए और पार्टी के लिए अनफिट बता दिया। টিএমসির আইটি সেলের বা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যেসব ছবি ভাইরাল হয়েছে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और असम में बढ़ रहे घुसपैठियों की संख्या ने सीएम हिमंता बिस्वा को टेंशन में डाल दिया है और उन्होंने राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। हिमंता ने कड़ी चेतावनी दे दी है कि कूटनीति का समय खत्म हो गया है और संकट का समाधान सर्जरी से ही संभव है। उनका दावा है कि असम की करीब 40% आबादी बांग्लादेशी मूल के लोगों की है। এইটো কাৰণেতো যোৱা 5 বছৰে চিঞৰি আছে। অসমত 40% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ অলৰেডি আছে আৰু 10% হৈ গ'লেতো হৈয়ে গ'ল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাইতো কৈ আছো। असम में बांग्लादेशियों का बढ़ना बहुत बड़ी घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये घुसपैठी हिमंता के हंटर से खुद को बचा नहीं पाएंगे। पिछले 5 सालों से हिमंता इन घुसपैठियों पर नकेल कसे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद और भी अब अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इंतजार खत्म होने वाला है। कमल की आकृति में बने 65 एकड़ के इस भव्य परिसर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए।
प्रेरणा स्थल के उद्घाटन को 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई विघ्न न हो, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरी कार्यक्रम स्थल को एसपीजी के हवाले किया गया है। जिस प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उसका मुख्य आकर्षण भी जान लीजिए। प्रेरणा स्थल में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देश में इन नेताओं की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब आपको प्रेरणा स्थल की और खासियत भी बताते हैं। परिसर में 8 बड़े ब्लॉक हैं, जिसमें 3000 लोगों की क्षमता का एक एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, म्यूजिक ब्लॉक है। इसके साथ ही वीआईपीज के लिए सेफ हाउस भी बना हुआ है। बस अब इसके उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, जुर्म करोगे तो उसकी सजा भी भुगतनी होगी। यही वजह है कि यूपी सरकार ने अखिलेश सरकार में लाए उस विवादित बिल को वापस ले लिया है, जिसमें मदरसों के मौलवियों और कर्मचारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये विधेयक या यूं कहे मदरसों के मौलवियों को दिया जाने वाला ये कवच अखिलेश सरकार 2016 में लेकर आई थी। मदरसों को असीमित ताकत देने वाले इस विधेयक को योगी सरकार ने पूरी तरह से वापस लेने का फैसला लिया है। अब चाहे मदरसे का मौलवी हो या कर्मचारी, अगर अपराध किया तो योगी का हंटर जरूर चलेगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक में ऐसा क्या था। मदरसों के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच हो सकती थी और न ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था संविधान के दायरे से बाहर होने के चलते योगी सरकार ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पूजा पाल को भी न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि माफियाओं के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार में कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर चलेगा। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और शायराना अंदाज में कुछ इस तरह से जवाब दिया। समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने विरोधियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो गलत करने वाले किसी भी शख्स को बख्शने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों के भोज ने सियासत को गरमा दिया है। हालांकि भोज के लिए जुटे विधायकों ने किसी भी तरह की मोर्चाबंदी और सियासत से इनकार किया है, लेकिन इसे पिछले साल हुए क्षत्रिय विधायकों के भोज का जवाब माना जा रहा है। पिछले साल विधानसभा सत्र में क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब का आयोजन किया था, जिसमें करीब 40 के आसपास क्षत्रिय विधायक शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह ब्राह्मण विधायकों के इस सहभोज में भी करीब 40 विधायकों का जुटान हुआ है। तमाम जो विधायक थे, ब्राह्मण विधायक, उनको इस पूरी बैठक में बुलाया गया था। भोज का आयोजन मंगलवार देर रात भऊखंडी में मौजूद बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के आवास पर हुआ। विवाद बढ़ा तो बीजेपी की ओर से सफाई भी सामने आ गई। ये शुद्ध रूप से सहभोज था, देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। इस भोज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। खास तौर से विपक्ष यूपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की सियासी लड़ाई से जोड़कर देख रहा है। जो रिश्ता 2 दशक पहले टूटा वो बीएमसी ने जोड़ दिया, या यूं कहे कि चुनाव ने जोड़ दिया। दोनों भाई सालों बाद एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए और ऐलान किया कि हमारी सोच एक है। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। क्या सत्ता के मोह ने दोनों भाइयों को साथ आने पर मजबूर कर दिया है? शायद ऐसा ही लग रहा है। मंच पर सिर्फ दोनों भाई ही नहीं, बल्कि दोनों भाइयों की पत्नियां भी साथ थी, जिससे ये साफ हो गया कि गठबंधन राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे ने भी ये ऐलान कर दिया कि मुंबई का महापौर मराठी व्यक्ति होगा और वो हमारा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने और चुनाव लड़ने के मायने क्या है?
दरअसल अब तक मराठी बटे थे, लेकिन सब साथ आएंगे, इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं, उनके पास कोई विचार नहीं। वहीं अब खुद को असली शिवसेना बताने वाले एकनाथ शिंदे गुट का क्या होगा, सवाल ये भी उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे के बाद अब मजार को भी तोड़ दिया गया। बजरंग दल के नेता ने अपने समर्थकों के साथ 100 साल पुरानी मजार को मलबे में तब्दील कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला गर्मा गया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मजार तोड़ने के आरोप में नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 2025 को हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ कर झंडा फहरा दिया था। अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे बनी मजार को नेस्तनाबूद कर दिया। 10 से 15 बजरंग दल के कार्यकर्ता मजार को तोड़ने पहुंच गए। पहले बजरंग दल का एक कार्यकर्ता मजार पर हथौड़ा बरसाने लगा, उसके बाद नरेंद्र हिंदू ने उससे हथौड़ा लिया और खुद मजार की ईंटें तोड़ने लगे। करीब 15 मिनट में पूरी मजार को तोड़ दिया गया। मजार तोड़ने का ये वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला गर्मा गया। आनन फानन में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों की खैर नहीं है। 26 सितंबर को बरेली में हुए दंगों को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है और अब दंगों की प्लानिंग वाली जगह को समतल कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने बेग बारात घर को जमींदोज कर दिया। लेकिन अब दंगों की प्लानिंग करने वाली ये जगह खाक में मिल गई। लगातार दूसरे दिन मौलाना तौकी रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर प्रशासन का एक्शन हुआ और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा के बीच जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ पहुंची थी और एक दिन पहले हुई कार्रवाई को आज अंजाम तक पहुंचा दिया। प्रशासन ने बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीजें इसमें निकाली है कि बिना नक्शा पास कराए और इलीगल तरीके से जो है ये जो है मैरिज हॉल बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक इसी जगह पर बरेली दंगे से पहले लोगों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसके बाद से बेग बारात घर प्रशासन की नजरों में आ गया। यहाँ पर 19 सितंबर को मौलाना तौकी रजा ने एक मीटिंग की थी, जिसमें भारी तादाद में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जुड़े थे। मौलाना तौकी रजा अपनी जहरीली साजिश में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन सीएम योगी की नजरों में आ गया। यूपी में कहीं भी अवैध कब्जा होगा, सीएम योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। शामली के तैमूर शाह मोहल्ले में 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर 200 मकान और 100 दुकानें बनाकर अवैध कमाई की जा रही है। क्योंकि आरोप लगाने वाले हारून का दावा है तैमूर शाह इलाके में 20 बीघा सरकारी जमीन सड़क के किनारे है। इस पर मकान और दुकान बनाकर वक्फ किराया वसूल कर रहा है। सरकारी जमीन को अपना बताकर वक्फ इस पर कब्जा जमाए हुए है। हालांकि मामला सामने आने के बाद वक्फ ने सफाई दी है और कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। ये सब झूठा आरोप है जी। वक्फ जो है वक्फ की जमीन है, वक्फ में दर्ज है नंबर इसका। के पास कोई वफनामा नहीं है इस चीज का। अच्छा, अगर वफनामा इनके पास हो तो ये पेश कर दे अपना। हालांकि हारून की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे पास एक हारून नाम के व्यक्ति ने शिकायत के माध्यम से बताया कि कोई सरकारी जमीन है जिस पे वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा किया गया है। अब इस मामले की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और तय मानिए अगर अवैध कब्जा साबित हुआ तो बुलडोजर एक्शन तय है। क्योंकि यूपी में किसी सरकारी जमीन पर कब्जा होता है तो उस पर बुलडोजर जरूर चलता है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन सिर्फ यूपी ही नहीं देश भर में हिट है। ये सिर्फ दंगाइयों पर ही नहीं, अतिक्रमण करने वालों पर भी खोज खोज कर खबर ले रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बुलडोजर गरज रहा है। और उत्तर प्रदेश से आई इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर बलरामपुर तो दूसरी तस्वीर कानपुर की है। इन दोनों शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। कानपुर के सरैया बाजार में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते 3 मकान और 6 दुकानों को तोड़ डाला। बिहार के भागलपुर में रेलवे की जमीन का अवैध कब्जा हटाया गया। नारायणपुर इलाके में रेलवे की जमीन पर बने घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया। देखिए कैसे बुलडोजर एक एक अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। वहीं जम्मू में जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश के सीएम का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में हिट है और अपराधियों के साथ साथ अतिक्रमण करने वालों पर भी गरज रहा है। एक तरफ क्रिसमस को लेकर पूरा देश सजावट और रोशनी से सराबोर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एमपी के मुसलमान इस त्योहार को न मनाने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि ये धर्म दूसरे धर्म को छोड़कर अपने धर्म में आने की बात कहता है।
रायसेन में मुस्लिम समुदाय के लोग जहां भी मदरसे हैं वहां रुक कर रहे हैं और वहां तालीम हासिल करने वाले बच्चों को क्रिसमस से दूर रहने और त्योहार न मनाने के लिए कह रहे हैं। क्रिसमस में जो है एक मगरिबियत आती है, यहूद और नसारा ईसाइयों का एक अमल है और ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु ने तो ये भी आरोप लगाया कि ये धर्म दूसरे धर्मों को छोड़ अपने धर्म में आने की तालीम देता है जो किसी और धर्म में नहीं है। हिंदुओं का कोई ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जो दूसरे मजहब को अपने मजहब में लेकर आ रहा हो। मुस्लिम का कोई मदरसा नहीं मिलेगा जो दूसरे को ये कहेगा आप अपने मजहब में आके तालीम हासिल करो। ईसाइयत में ये चीज मिलती है। मौलवियों का बयान सुन ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस के त्योहार से इस्लाम को खतरा है और अगर ऐसे ही क्रिसमस मनाया जाता रहा तो उनके इस्लाम का क्या होगा। यही कारण है कि रायसेन के मौलवियों ने क्रिसमस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ घुस आया जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान तेंदुए ने एक जवान पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया। ये पूरी घटना अनंतनाग के कपरन इलाके से सामने आई है। घटना के बाद वन विभाग की टीम स्पॉट पर पहुंच गई है और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इस दौरान तेंदुआ लोगों की आबादी और वन विभाग की टीम को देख घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। तभी तेंदुए ने एक जवान पर हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंक्लाइज गन भी लाई गई थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से काले भालू और तेंदुए खुराक की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसके कारण न सिर्फ मानव संघर्ष की घटनाओं में इजाफा हुआ है बल्कि रिहायशी इलाकों में दहशत भी बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर के नीचे छुपा है मौत का वो बवंडर जिसे अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो ऐसा सैलाब आएगा जो कश्मीर बहा ले जाएगा, जिसके चलते मौसम विभाग ने कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर खतरा सिर उठा चुका है। मौसम विभाग ने 5 जिले डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। लगातार बर्फबारी ने पहाड़ों को बारूद के ढेर में बदल दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमी मोटी बर्फ अब किसी भी पल पहाड़ से टूटकर नीचे गिर सकती है। 2800 मीटर से ऊपर का हर रास्ता, हर ढलान, हर पहाड़ी गांव इस वक्त हिमस्खलन की जद में है। प्रशासन ने साफ कहा है कि पहाड़ों की ओर जाना जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। लेकिन एवलांच आता कब है? जब ज्यादा मात्रा में बर्फ जमी हो जाती है और दबाव ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है। बर्फ की परतें खिसकती है और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती है। रास्ते में जो कुछ आता है उसे भी ये बहा ले जाती है।